मार्च 2020 में भारत में भी लॉकडाउन लागू हो गया था। कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए थे। इसी तरह पर बीच बीच में कई तरह की अफवाहें, कई तरह की खबरें चल रही थी। और एक खबर आती है राजस्थान के जिला कोटा से। वहां का एक सुधा हॉस्पिटल है और किसी ने, बनाने वाले ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाते हुए एक डॉक्टर का फोटोग्राफ से लगाया कि गौर से देख लीजिए, इस डॉक्टर को ये इलाज के नाम पर लोगों की किडनियां निकाल रहा है। जब ये मैसेज बहुत तेजी के साथ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग सोशल साइट्स पर वायरल होता है तो देश भर में हड़कंप मच जाता है। एक तरफ डॉक्टरों को लेकर बड़ा विश्वास जम रहा था, दूसरी तरफ जब ये बातें सुनने को आ रही थी तो लोगों में हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे थे, डर रहे थे। अब इसका फैक्ट चेक किया जाता है, पुलिस प्रशासन जुट जाता है इस व्यक्ति की, यानी कि इस डॉक्टर की तलाश में। आखिरकार ये दिल्ली में व्यक्ति मिल जाता है। 29 जुलाई 2020 को कई महीने की मशक्कत के बाद ये डॉक्टर हाथ तो आ जाता है। और जब इसके बारे में, इसका इतिहास के आईने में झांक कर देखा जाता है, इसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल इस व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा कत्ल किए थे, और ऐसे कत्ल किए थे जिसको सुनने के बाद भारत का कानून भी कहीं ना कहीं शर्मा जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारत का कानून इसको अभी तक फांसी की सजा तो दे चुका है लेकिन चढ़ा नहीं पाया, और आज भी ये व्यक्ति तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, लेकिन इसके बारे में जब भी लोगों को पता चलता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उनके लिए वाकई सुनने वाली बात है और सतर्क होने वाली बात है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर, और बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2004 की। दरअसल जंक्शन रेलवे स्टेशन से जयपुर के एक व्यक्ति कार को हायर करने के लिए, किराए पर लेने के लिए इधर उधर भटक रहा था। कई सारे लोग उसको आवाज देते हैं कि साहब कहीं चलना है तो हमें बताइए। अलग अलग लोग जब उसे आवाज देते हैं तब उसे एक टाटा सुमो कार दिखाई देती है। टाटा सुमो के पास जाता है, उस ड्राइवर से कहता है कि भाई आपको चलना है क्या? बोले कहाँ जाओगे साहब? बोले मुझे उत्तर प्रदेश के एक शहर है हापुड़, वहां जाना है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं, बस उनको लेकर और वापस आना है। आप आने और जाने का दोनों तरफ का किराया बताइए, तो जो भी अगर ठीक बताओगे तो मैं आपको लेके चला जाऊंगा। तो उस ड्राइवर का नाम चांद खां से बात कर रहा था वो व्यक्ति। चांद खां एक ही बार में कहता है कि साहब मैं इधर की ना उधर की 2100 रुपये चाहिए, अगर आपको मंजूर है तो मुझे लेके चलिए, नहीं तो किसी और से बात कर लीजिए। वो व्यक्ति कहता है इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 2100 रुपये ही दूंगा, लेकिन चलो चलते हैं। अब जैसे ही बात चलने की आती है तुरंत ही वो अपने भाई को बुलाता है। इसका भाई शराफत अली वहीं आसपास में ही था। उसको आवाज देता है कि भाई गाड़ी बुक हो चुकी है और हमें हापुड़ जाना है, जो यूपी का एक शहर है। जयपुर से गाड़ी निकलने वाली थी। गाड़ी में जैसे चलने वाले थे तुरंत ही वो व्यक्ति कहता है कि साहब बात तो एक व्यक्ति की हुई थी और मैं जा रहा हूं, मेरे बच्चे आएंगे, तो इस व्यक्ति को तुम कहां लेके जा रहे हो? तब शराफत अली और उसका भाई चांद खां दोनों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि साहब जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं है, अलग अलग शहरों में, चाहे वो मेरठ हो, अलवर हो, रेवाड़ी हो, दिल्ली हो, राजस्थान, यूपी, ऐसे कितने शहर हैं, लोग टैक्सी लेकर चले जाते हैं, ना टैक्सी मिलती है ना ड्राइवर लौट कर आता है। इतना डर बना हुआ लोगों में, खासकर सोमो गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। साहब इसलिए जाएंगे तो दोनों भाई साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर वो व्यक्ति थोड़ा छटपटाता है, मना करता है, लेकिन आखिरकार वो तैयार हो जाता है। और 2100 रुपये में वो जब तैयार होता है तो गाड़ी यहाँ से अब चल पड़ती है। यहाँ पर पूरा नाम वगैरह नोट कराया जाता है। नाम था महेश खंडेलवाल, जो व्यक्ति गाड़ी लेकर किराए पर जा रहा था। गाड़ी चल पड़ती है, और गाड़ी चल पड़ती है तो जब घंटों, 2 घंटे या 3 घंटे का सफर तय होता है तो रास्ते में एक जिला पड़ता है डोसा, और इसी जिले का एक जगह है महोबा। यहाँ पर कुछ चाय पानी पीने के लिए, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए गाड़ी रोकी जाती है। गाड़ी रोकने के बाद यहाँ पर जो चांद खां है वो एसटीडी पर जाता है और फोन करता है अपने अब्बू गफ्फार खां को। अपने अब्बू गफ्फार खां से कहता है कि अब्बू हम लोग डोसा पार करने वाले हैं कुछ ही देर में, और यहाँ से सीधा जाएंगे और बस हमें जाकर वापस लौट कर आना है, चिंता मत करना, परेशान मत होना। जो साहब हमारे साथ जा रहे हैं महेश खंडेलवाल, वो बहुत ही अच्छे हैं, रास्ते में उन्होंने खिलाया पिलाया भी हमें, और वो हमारी बड़ी खातिर भी कर रहे हैं। तो इसके अब्बू यानी कि गफ्फार खां बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप आना, हम आपका इंतजार करेंगे। ये इंतजार घर वाले करते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी ना चांद ना उसका भाई शराफत लौट कर आते हैं, और ना ही उनकी गाड़ी मिलती है। जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है तब उसके पिताजी गफ्फार खां, जो कि जयपुर की ही एक रोडवेज बस के अंदर वर्कशॉप जो होती थी वहां पर ड्राइविंग का काम करते थे, अपने घर वालों से बार बार पूछते हैं कि क्या चांद और शराफत वापस आए? तो घर से सिर्फ एक ही बात मिल रही थी कि नहीं आए। आखिरकार मजबूर होकर कई दिन के बाद वो पहुंच जाते हैं थाने में। जयपुर के एक थाने में जाने के बाद कहते हैं कि साहब मेरे बेटे दोनों चांद और शराफत, एक व्यक्ति उनको लेके गया था हापुड़, लेकिन लौट कर नहीं आए।
आप मुकदमा दर्ज कर लीजिए। एफआईआर दर्ज कराई जाती है वो जीआरपी थाने में, क्योंकि मामला जंक्शन से जुड़ा हुआ था। जब जीआरपी में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो यहाँ पर जो इंचार्ज हैं मंसूर अली और सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत, तो ये दोनों इस मामले की रिपोर्ट लिख लेते हैं और ये जांच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही जो अब तक लीपापोती हो रही थी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था, अब से पहले लगभग अलग अलग इलाकों में 27 ऐसी ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी कि सुमो गाड़ी हमारी गई है, ड्राइवर गया है, लौट कर नहीं आया है। पुलिस ऐसी जांच करती थी, लेकिन ये जांच शायद यहीं पर थमने वाली नहीं थी, क्योंकि इस लड़के के पिता, मतलब इन दोनों लड़कों के पिता गफ्फार खां अपने परिवार के साथ रोज आकर थाने पे बैठ जाया करते थे। और डीआईजी हरीशचंद्र मीणा को ऐसा लगता है कि क्यों ना इस मामले में तफ्तीश कराई जाए, जांच कराई जाए। और उसके बाद फिर इंचार्ज मंसूर अली और सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत, इनको जांच दी जाती है और कहा जाता है कि इस मामले की जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए कि आखिरकार क्या मामला है। और एक ही क्लू था, और वो क्लू था सिर्फ फोन नंबर। जो एसटीडी से फोन घर पर आया था, उसी के आधार पर ये उसी जगह पहुंचते हैं। और एक ये इलाका होता है उत्तर प्रदेश का कासमपुर, वहां की एसटीडी से फोन किया गया था। जब पूछा जाता है कि क्या इस हुलिये के व्यक्ति ने फोन किया था, तो वहां पर एक महिला बैठी हुई थी, कहती है साहब हाँ फोन तो किया गया था। और फोन करने के बाद उन्होंने बताया था ऐसे कुछ बातें उस महिला ने सुनी, कुछ नहीं सुनी। जब उस पुलिस ने और कुछ जानने की कोशिश की और कुछ पड़ताल करने की कोशिश की, तो फिर एक और बात निकल के सामने आती है। और वो बात ये होती है कि जो इस गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति ने भी फोन किया था। अब उस व्यक्ति ने फोन किया था, ये पुलिस के लिए एक लीड बन जाती है। और पुलिस इसी आधार पर पता करने की कोशिश करती है, उस महिला से पूछती है कि आखिरकार किसको फोन किया गया था, कैसे फोन किया गया था। तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी फोन किए थे। दरअसल ये व्यक्ति जो था बड़ा प्रतिष्ठित, मतलब बहुत ही जाना माना एक चेहरा था, बहुत लोग उसे अच्छे से जानते थे। और यहाँ से जब फोन किया गया था तो इसकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस गाड़ी में बैठे हुए महेश खंडेलवाल नाम के व्यक्ति ने अलीगढ़ के रहने वाले उदयवीर राजू उर्फ रजुआ, इनको फोन किया था। अब पुलिस राजू उर्फ रजुआ के पास पहुंचती है, तो ये बात पहुंचते पहुंचते पुलिस की जांच काफी वक्त गुजर जाता है, महीने डेढ़ महीने जब गुजर जाते हैं, तब पुलिस उनके उदयवीर और राजू उर्फ रजुआ के पास पहुंचती है अलीगढ़ में। उनसे पूछताछ करती है कि क्या मामला है। तो वो कहते हैं कि साहब जिसका ये नाम ले रहे हैं, दरअसल वो तो व्यक्ति जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर है तो क्या कर सकते हैं, वो हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इधर उधर की बातें की। पुलिस वाले, क्योंकि मामले जांच दी गई थी, इसलिए पुलिस वाले उस व्यक्ति के से मिलने के लिए, वो व्यक्ति हाथरस की जेल में बंद था, उसी के पास पहुंचते हैं। लेकिन नाम बताया था महेश खंडेलवाल, और यहाँ जो नाम आया था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो कि एक हाथरस की जेल में बंद थे, पुलिस वहां पहुंचती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगता है पुलिस को देखकर, कहता है कि साहब मुझे एक बार फिर से फंसा दिया गया है। कहते हैं किसने फंसाया, क्या बात है। तो वो अलीगढ़ के 2 व्यक्तियों का नाम लेता है, और इतनी अच्छे तरीके से वो बात बताई जाती है कि पुलिस भी यकीन कर लेती है। पुलिस सीधा अलीगढ़ जाती है, उन्हीं 2 व्यक्तियों को पकड़ती है, पकड़ने के बाद सीधा जयपुर लेके जाती है और जयपुर की सेंट्रल जेल में उन दोनों व्यक्तियों को बंद कर देती है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने अलीगढ़ से लेके सेंट्रल जेल के अंदर बंद होने तक बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब हमने कोई भी कत्ल नहीं किया है, हमने किसी को नहीं मारा है। इस बीच में जब ये इन दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा था, उदयवीर और दूसरा उसका साथी राजू उर्फ रजुआ, और पुलिस जब इन्हें 2 लोगों को अलीगढ़ से गिरफ्तार करके लेके गई थी, तभी इन्हीं दोनों एक कासगंज की एक नहर है, और उस नहर को हाजरा नहर भी कहते हैं, और हालांकि गंग नहर भी कहते हैं और हाजरा नहर भी। वहां से 2 लाशें मिलती हैं, और उन लाशों को जब पुलिस कब्जे में लेती है, कब्जे में लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके शरीर पर जो सामान मिलते हैं, उसके बाद घर वालों का इंतजार किया जाता है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी घर वाले संपर्क नहीं करते हैं। आखिरकार पुलिस को मजबूरन उन दोनों शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, और उनके पास महज एक कंबल मिलता है और एक घड़ी मिलती है। और यही न्यूज़ जब गफ्फार खां को दी जाती है उन दोनों पुलिस वालों के माध्यम से, यानी कि महेंद्र भगत और जीआरपी इंचार्ज मंसूर अली के माध्यम से, तब उसके पिता गफ्फार खां आकर देखते हैं लाश तो बची नहीं थी, कुछ फोटोग्राफ्स थे, साथ ही वो कंबल और घड़ी थी। उसी से पहचान पड़ जाती है कि मरने वाले कोई और नहीं, उसके बेटे चांद और शराफत दोनों ही थे। घर वालों की तो हालत खराब हो जाती है, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं इस खबर को सुनने के बाद। और पुलिस ये बिल्कुल इत्मीनान कर चुकी थी कि जो हमने लोगों को पकड़ा है वो बिल्कुल सही लोगों को पकड़ा है, और वहां सेंट्रल जेल में उन दोनों व्यक्तियों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोनों व्यक्तियों ने ही बारी बारी से, एक बार नहीं कई बार, पुलिस प्रशासन को लेटर लिखे, कहा कि साहब इस मामले की पुनः जांच करा लीजिए, हमने कोई कत्ल नहीं किया है। दरअसल पुलिस ने हमें
फर्जी रूप में फंसाया है। और ये लेटर पहुंच जाता है डीआईजी हरिश्चंद्र मीणा के पास। और हरिश्चंद्र मीणा एक बार फिर सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत और जीआरपी इंचार्ज मंसूर अली को बुलाते हैं। कहते हैं कि मुझे भी कुछ घालमेल लग रहा है, मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की फिर से पुनः जांच करो। और उन्हें पुनः जांच कराने के लिए भेजा जाता है, जो अभी तक नहीं हुआ था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तब ये दोनों इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर मिलकर काम करते हैं। ये अलग अलग अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जहां जहां से वो टैक्सी वाले गायब हुए थे, जहां जहां से वो टैक्सी की गई थी। फिर लोगों से पड़ताल की जाती है, एक स्केच बनवाया जाता है। और स्केच जब बनवाया जाता है तो वो स्केच, उसका हुलिया, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी भौं, उसके बाल किसी से मैच कर रहे थे। तो वो मैच कर रहे थे उसी देवेंद्र शर्मा से, जो कि डॉक्टर है, जो कि हाथरस की जेल में बंद था। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही दौड़ते हुए पुलिस मौके पर जाती है। और मौके पर जाने के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को हिरासत में लेती है। साथ ही जो दो व्यक्ति जो गायब थे अभी तक, उनको गिरफ्तार किया जाता है अलीगढ़ के छर्रा से, यानी कि उदयवीर राजू उर्फ रजुआ से। और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सीधा जयपुर लेके जाया जाता है। और पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तब ये कहानी जो बताते हैं उसको सुनने के बाद रोंगटे न खड़े हों तो वाकई कोई भी व्यक्ति सन्न रह सकता है। ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कितने क्रूर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। दरअसल देवेंद्र शर्मा ही जयपुर के जंक्शन से इस गाड़ी यानी सुमो को लेके आया था। और रास्ते में लाने के बाद जब ये फोन करता है अपने दो साथियों को, उदयवीर और ये रास्ते में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी ही दूर चलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी अपनी बेल्ट निकालते हैं। और बेल्ट निकालने के बाद चांद और शराफत का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और शव को कासगंज की उसी हाजरा नहर में फेंक देते हैं, जिस नहर में बेइंतहा बहुत सारे तादाद में मगरमच्छ बताए जा रहे थे। और वो मगरमच्छ उन्हें पूरी तरह से खा नहीं पाते। और वो लाशें कहीं ना कहीं बाहर किनारे पाए जाते हैं, जो पुलिस को मिल जाती हैं, लोग मिल जाते हैं, जिनकी पड़ताल की जाती है, जिनकी हत्या कर दी जाती है। अब इनसे और बातचीत की जाती है। और बातचीत करने पर पता चलता है कि ये तो ऐसे ही कर रहे थे। गाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरठ का जो सोतीगंज है वहां पर गाड़ी कटवा चुके हैं। पुलिस जब इनसे और सख्ती से पूछताछ करती है और बारीकी से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है, तब देवेंद्र शर्मा अपने बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि उसने BAMS का कोर्स किया है आयुर्वेदिक का, शिवान, बिहार से, 1984 में। बहुत अच्छा काम चल रहा था इसका, बहुत सारे इसने पैसे कमाए। और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद इसने ख्वाहिश रखी कि वो एक पेट्रोल पंप बनाएगा, एक पेट्रोल पंप खोलेगा। और 1994 में एक ऐसे गिरोह के ये कब्जे में आ जाता है, जो गिरोह पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर लोगों से पैसे ठग लिया करता था। तो उस सस्ते के ज़माने में 11 लाख रुपए की रकम जो थी इस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की, वो पेट्रोल पंप आवंटन करने वाले फर्जी लोगों ने 11 लाख रुपए इसके ठग लिए, लूट लिए। और ये सड़क पे आ जाता है। जब सड़क पे आ जाता है तब इसने जो अलीगढ़ का इलाका है छर्रा, वहाँ पर इसने एक अवैध रूप से एक गैस की एजेंसी खोली थी। और वहाँ पर सिलेंडरों का आदान प्रदान किया करता था। तभी दो चोर इसको मिलते हैं, जो कि छर्रा के आसपास के किसी गांव के रहने वाले थे, जिसका नाम उदयवीर और दूसरा राजू उर्फ रजुआ। इनसे संपर्क करता है। पता चलता है कि ये लोग सिलेंडर चोरी करते हैं या इधर उधर चोरी करते हैं। तब ये प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। दरअसल ये लखनऊ से सिलेंडर भरवा कर मंगाया करते थे और उन्हें महंगे दामों में बेचे करते थे, लेकिन उनसे इनकी इनकम इतनी नहीं हो पा रही थी। तभी इन्होंने प्लान बनाया कि जब ये सिलेंडरों की गाड़ी भर के आएगी, तभी हम पूरी गाड़ी को, पूरे ट्रक को ही लूट लेंगे। और ये ट्रक को इस तरह से लूटना ही शुरू करते हैं। तो पहला ट्रक लूटते हैं ये लगभग 1996-97 के आसपास, या उससे बाद में शायद बताया जा रहा था। 2000, ये जो पूरी कहानी है कत्ल करने की, 2002 से लेकर 2004 के बीच की है। तो 2002 के आसपास का वाकया है। एक ट्रक वाले को उसे विश्वास में लेते हैं, उसका कत्ल करते हैं और उसी हाजरा नहर में फेंक देते हैं, जहां मगरमच्छ होते हैं। जितने भी इसके अंदर सिलेंडर थे उसी छर्रा वाली गैस की फर्जी एजेंसी पे रखते हैं और यहाँ से इस ट्रक को ले जाकर मेरठ के सोतीगंज में कटवा देते हैं। यहाँ से इनकी पोबारें शुरू हो जाती है और एक एक करके ये लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये खासकर गैस सिलेंडर वालों को पकड़ते थे, खासकर ये टैक्सियों को पकड़ते थे। और यहाँ से निकलने के बाद देवेंद्र शर्मा ने ये मरने से, जब किसी व्यक्ति की हत्या करते थे तभी उसका जो किडनी होती थी वो निकाल कर उसको बेच दिया करते थे। और उसकी कीमत 5 लाख रुपए कम से कम और अधिकतम उन दोनों दिनों में 7 लाख रुपए तक की किडनी बिका करती थी। अब इन्होंने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे चांद और शराफत की थी। और चांद और शराफत के साथ साथ ऐसे न जाने कितने लोग, 27 लोगों के तो FIR तक दर्ज है, उनका रिकॉर्ड है और कई मामलों में तो FIR भी लग चुकी है। लेकिन जब धीरे धीरे इनसे पूछा जाता है तो ये 50 लोगों के नाम तो बता पाते हैं कि हमने 50 लोगों के साथ ऐसे ही किया था। उन्हें मारते थे, गला घोंटते थे,
या फिर कुछ वैसा करते थे, नशे की उनकी किडनी निकालते थे, उसको बेचते थे। उसकी जो गाड़ी होती थी उसको सोतीगंज में कटवाया करते थे और बाकी उसकी जो लाश के हिस्से मतलब पूरी लाश ही बच जाया करती थी, उसको उस हाजरा नहर में फेंक दिया करते थे। धीरे धीरे करके इनकी जो संख्या थी वो 150 से ज़्यादा पार हो चुकी थी और इसी तरह से जो कत्ल का सिलसिला चल रहा था। कितने ही ऐसे मामले थे जहां पुलिस ने गंभीरता से ही नहीं लिया, कितने ही मामले ऐसे थे जहां पर पुलिस ने जांच ही नहीं की। काश पुलिस ने वक्त के रहते जांच की होती या फिर किसी जांच अधिकारी ने एक दूसरे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की होती, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ऐसे कई राज्यों की कई जगहों की गाड़ियां लगातार चोरी हो रही थी, लगातार ड्राइवर गायब हो रहे थे और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। जब ये मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट में चलने के बाद सन 2008 में एक मामले में यानी कि 16 मई 2008 को एक नरेश वर्मा ड्राइवर के मामले में इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी दी नहीं जाती। लगभग 9 अलग अलग मामलों में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अभी भी बाकी मामले विचाराधीन है और उन पर पुलिस की या कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया होता, बहुत अच्छे से जांच की होती तो शायद कोर्ट बहुत जल्दी पहले ही निर्णय दे चुका होता। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई तो खैर आपको पता ही है कि इतनी शिथिलतापूर्वक रखी जाती है। सेंट्रल जेल में ये बंद था और सेंट्रल जेल में बंद होने के साथ साथ इसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होता चला जाता है जेल के अंदर। और जेल का मतलब ही होता है सुधार गृह। जब सुधार गृह में ये रहकर ये सुधर रहा था तो जेल प्रशासन को ऐसा लगता था जैसे इसने कोई जुर्म ही नहीं किया है, अपराध ही नहीं किया है। तब ये रिक्वेस्ट करते हुए जेलर साहब से, सुपरिटेंडेंट से कहता है कि साहब मुझे कुछ टाइम के लिए पेरोल दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। और जब ये रिक्वेस्ट करता है तो इसकी रिक्वेस्ट 28 जनवरी 2022 को स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, 16 फरवरी 2020 तक ही इसको जेल से बाहर रहना था, यानी पेरोल पर रहना था। वापस 16 फरवरी को आना था, लेकिन ये जाता जरूर है, सीधा पहुंचता है बिहार और बिहार में वहीं उसी इलाके में जहां से इसने BAMS का कोर्स किया था और वहां से सीधा फिर वापस आता है अलीगढ़, क्योंकि ये अलीगढ़ का मूल निवासी था और अलीगढ़ से ये सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और यहाँ पर इसको एक अपनी से आधी उम्र की एक लड़की मिलती है या महिला मिलती है जो कि विडो थी, उसके पति की शायद मौत हो चुकी थी। तो इसने उस महिला से शादी की और शादी करने के बाद ये सीधा दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद कनाट प्लेस में कुछ ज़मीन की खरीदारी करने के उसमें ये किसी से ठगी करने के प्रयास में था, कोशिश में था और तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। राजस्थान के ज़िला कोटा से एक सुधा अग्रवाल नर्सिंग होम का या हॉस्पिटल का, उसमें बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, ये लोगों के इलाज के नाम पर किडनियाँ निकाल रहा है, किडनियाँ बेच रहा है। तब हड़कंप मच जाता है और पुलिस प्रशासन जब इसके फोटो को और वायरल करता है तब दिल्ली में जिस जगह पर ये छुपा हुआ था वहाँ के नज़दीकी लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब एक व्यक्ति इससे मिलती जुलती शक्ल का है, इससे कम उम्र की एक महिला इसके साथ रहती है, हो ना हो सकता है यही वो व्यक्ति हो। तो 29 जुलाई 2020 को ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस इसको फिर से गिरफ्तार करती है। लेकिन इस बार इसको जयपुर की सेंट्रल जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको रखा जाता है दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जहाँ से शायद निकलना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक जेल बताई जाती है। ये उन दोनों की बात है जब ना सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे और ना ही मोबाइल का इतना वर्चस्व हुआ करता था। तो शायद पुलिस को इसलिए भी दिक्कतें हुई क्योंकि रेलवे स्टेशन या किसी टर्मिनल के आसपास या फिर बस स्टॉप से ये जब भी गाड़ियां किया करता था तो वहां पर उन दोनों 2002 से 2004 तक कभी कोई सीसीटीवी कैमरे का चलन नहीं था। इसलिए शायद पुलिस के कुछ हाथ खाली थे और कुछ नहीं मिल रहा था। यदि गफ्फार खान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया होता अपने चांद और शराफत की मौत का, तो शायद ये केस कभी खुलता नहीं और ये व्यक्ति कभी पकड़ा नहीं जाता। ये जेल जो गया था उसी फर्जी एजेंसी के मामले में जेल में गया था जो छर्रा में लोगों ने शिकायत की थी। जब इसकी पड़ताल की गई, जांच की गई तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए थे। जब चांद और शराफत की मौत होती है तभी कुछ टाइम के बाद ही इसके वहाँ पर छर्रा में इसकी गैस एजेंसी पर छापा पड़ जाता है और इसको जेल भेज दिया जाता है। और जो 2 व्यक्तियों के नाम इसने लिए थे अलीगढ़ के, उन दोनों व्यक्तियों को पुलिस बाइज्जत बरी कराती है, छुड़वाती है और वो वापस अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिखे लेटर के आधार पर ही DIG हरिचंद मीणा ने इस मामले की पुनः जांच कराई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।